कभी कहता है पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई, कभी कहता है 3D है, डेमोक्रेसी है, ये है वो। आज मैं उनको एक फार्मूला देता हूं, 7S, 7 सिस्टर। देश को चलाने के लिए 7 सिस्टर की जरूरत होती है, 7S की जरूरत होती है। पहला S होता है सड़क। जो सड़क से लोग हैं वो देश का पहला है, जिसको हम लोकपालिका के नाम से जानते हैं। दूसरा S जो होता है वो होता है संसद, सदन। जो सड़क के लोग होते हैं वो संसद और सदन का निर्माण करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होती है सरकार। फिर वो सदन और वो संसद सरकार का निर्माण करती है। और फिर वो सरकार जब आती है तो इस देश की सुरक्षा के लिए सेना का संगठन करती है। और फिर जब चौथा जो है सुरक्षा सेना हो गया, पांचवा जो है उसके बाद न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। और छठा S जो होता है वो शिक्षा है। इन सबों को चलाने के लिए एक काबिलियत की जरूरत होती है, एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो सबको साथ लेकर चले और सब काम बराबरी से हो, उसको शिक्षा कहते हैं। और अंत में है कि ये देश के लोग पूरा सबल होकर के और ताकत के साथ काम कर सकें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो 7वां S होता है स्वास्थ्य। तो ये 7 विभाग होता है किसी देश के निर्माण में। और जब तक इन 7 विभाग में सभी लोगों की आनुपातिक भागीदारी नहीं होगी, सभी लोगों का वहाँ पर नहीं आएगा प्रतिनिधित्व, तब तक ये कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। 75 साल ने यह साबित कर दिया है कि ये सिस्टम ना तो खराब है ना ये संविधान खराब है। अगर कोई खराब है तो ये संविधान की शपथ लेकर आने वाले और संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उनके नाकाबिलियत और उनके निकम्मेपन का ये आज देश भोग रहा है। तो आज इन लोगों को निकालने की जरूरत है। आज ये जो आगाज हो रहा है इस भीड़ का, ये इसीलिए हो रहा है। हमें व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए। व्यवस्था में बैठने वाले जो ऐसे नालायक और निकम्मे लोग हैं वो बाहर निकलें। थैंक यू यादव जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। जो आप बात कह रहे हैं कि कम समय में, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। जो बात मैं मुद्दे रखने जा रहा हूं और जिसके लिए ये भीड़ इकट्ठा होने जा रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है, 5 मिनट फालतू भी, तो प्लीज़ धैर्य रखिएगा जो मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र शाह है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और दिल्ली में मैं एक वकील हूँ। और एक संविधान की जानकारी रखने के नाते आज आपको इस देश की जो 75 साल से दुर्गति हुई है, उसमें संविधान के दायरे में आज उसका जो है पड़ताल होगा। और जब तक आप संविधान के दायरे में उसका पड़ताल नहीं करेंगे, आपका समझ में कुछ नहीं आ पाएगा। तो मैं शुरुआत जो करने जा रहा हूँ ये बात कि जिन्होंने संविधान बनाई थी बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो उनके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो आज जो लोग कहते हैं कि मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस करके आया हूँ, कोई कहता है मैं इंटायर इकोनॉमिक्स करके आया हूँ, लेकिन वो खुद इंटायर पॉलिटिकल साइंस, इंटायर लॉ और इंटायर इकोनॉमिक्स तीनों इकट्ठे करके आए थे। ये इनकी मेन डिग्री है, वो यहाँ से नहीं फॉरेन से है। और उसको एक अदना सा कोई व्यक्ति आकर के कहता है कि मैं इस संविधान को बदलूंगा, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ये व्यवस्था सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इतने महान लोगों ने जो सिस्टम बनाया है, संविधान बनाया है, एक अदना सा व्यक्ति आके कहता है कि संविधान ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। आज 75 साल ने यह साबित कर दिया है कि ये सिस्टम ना तो खराब है ना ये संविधान खराब है। अगर कोई खराब है तो ये संविधान की शपथ लेकर आने वाले और संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उनके नाकाबिलियत और उनके निकम्मेपन का ये आज देश भोग रहा है। तो आज इन लोगों को निकालने की जरूरत है। आज ये जो आगाज हो रहा है इस भीड़ का, ये इसीलिए हो रहा है। हमें व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए। व्यवस्था में बैठने वाले जो ऐसे नालायक और निकम्मे लोग हैं वो बाहर निकलें।
अभी कुछ दिन पहले आपको इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से रिजाइन दिया कि मैं चला नहीं सकता। अगर यहाँ के लोग नहीं चला सकते हैं तो ईमानदारी से छोड़ दीजिए। अगर हम बैठाना जानते हैं तो आपको उठाना भी जानते हैं, क्योंकि हम जिस दिन एक पलड़े पर आ जाएंगे तुम्हारा पलड़ा कहाँ जाएगा इसका पता नहीं रहेगा। तो आज हम इसीलिए जुड़े हैं कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ एक पलड़े पर बैठना है जिससे कि दूसरा पलड़े का अता पता ना रह पाए। अब मैं जो मुद्दे की बात करने जा रहा हूं, ये कभी कहता है पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई, कभी कहता है 3D है, डेमोक्रेसी है, ये है वो। आज मैं उनको एक फार्मूला देता हूं, 7S, 7 सिस्टर। देश को चलाने के लिए 7 सिस्टर की जरूरत होती है, 7S की जरूरत होती है। पहला S होता है सड़क। जो सड़क से लोग हैं वो देश का पहला है, जिसको हम लोकपालिका के नाम से जानते हैं। दूसरा S जो होता है वो होता है संसद, सदन। जो सड़क के लोग होते हैं वो संसद और सदन का निर्माण करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होती है सरकार। फिर वो सदन और वो संसद सरकार का निर्माण करती है। और फिर वो सरकार जब आती है तो इस देश की सुरक्षा के लिए सेना का संगठन करती है। और फिर जब चौथा जो है सुरक्षा सेना हो गया, पांचवा जो है उसके बाद न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। और छठा S जो होता है वो शिक्षा है। इन सबों को चलाने के लिए एक काबिलियत की जरूरत होती है, एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो सबको साथ लेकर चले और सब काम बराबरी से हो, उसको शिक्षा कहते हैं। और अंत में है कि ये देश के लोग पूरा सबल होकर के और ताकत के साथ काम कर सकें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो 7वां S होता है स्वास्थ्य। तो ये 7 विभाग होता है किसी देश के निर्माण में। और जब तक इन 7 विभाग में सभी लोगों की आनुपातिक भागीदारी नहीं होगी, सभी लोगों का वहाँ पर नहीं आएगा प्रतिनिधित्व, तब तक ये कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इस सिस्टम को काम करने के लिए हर वर्ग के लोगों को होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। अब मैं 2-3 बातें कुछ है आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, बिल्कुल 2 मिनट में। मैं 1991 में आया निजीकरण। निजीकरण ने एक बात साबित कर दिया कि यहाँ के मेरिटधारियों ने आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही जो मेरिटधारी आए उसके निकम्मे पर नालायकी की वजह से इस देश में निजीकरण आया। उसकी वजह से सारी सरकारी संस्थाएं फेल हुई है और जो सार्वजनिक संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो सारा घाटे में गया है। ये इन्हीं तथाकथित मेरिटधारियों की वजह से गया है। तो 91 का निजीकरण जो है इस बात का संकेत है और इस बात का सबूत है कि मेरिटधारियों की वजह से इस देश में जो दुर्दशा हुई है ये तथाकथित मेरिटधारियों के निकम्मेपन और उनके नालायकी की वजह से हुआ है। तो निजीकरण इस बात का सबूत है। निजीकरण इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। जिसने निजीकरण लाया है वो समाधान नहीं है, वो एक दूसरी बीमारी लाई गई है। क्यों? निजीकरण के माध्यम से देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसको सिस्टम से बाहर करने का एक षड्यंत्र है निजीकरण। तो निजीकरण हमें मंजूर नहीं है। निजीकरण लाना फिर निजीकरण में आरक्षण देना, ये बीमारी के ऊपर बीमारी देना, ये हमें मंजूर नहीं है सर। ये निजीकरण इस देश का संविधान द्रोह है, देश के साथ द्रोह है और इसे NSA के अंदर लाने की जरूरत है। तो इसलिए जो भी देश बेचने का काम कर रहे हैं वो कान खोल कर सुन रहे हैं। आज या न कल निजीकरण का पूरा समीक्षा होगा और जो जो इनमें भाग लिया और काम किए हैं उनके साथ पूरा हिसाब लिया जाएगा। और लास्ट में मैं कुछ बातें कहूँगा कि जो 10% को 10% दे दिया, 15 को 15 दे दिया और 7.5 को 7.5 दे दिया और जो 52% है उसको आपने 27 दिया, तो फिर सब ये 52 को ही 27 क्यों? सबका तो पूरा कोटा मिल गया। तो ये मेरिट जो कोटा बना है उसका किसका हिस्सा काटा गया है? ये मेरिट कोटा किसका हिस्सा काटा गया है, इसका जवाब दे। और नहीं तो फिर जिसका हिस्सा है उसको लौटाया जाए। अब इस देश में कोई मेरिट कोटा नहीं चलेगा। ये धूर्तों का कोटा है, बेईमानों का कोटा है। मेरिट के नाम पर बहुजनों को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। इसलिए मेरिट कोटा खत्म करके पूरा 100% आरक्षण, आनुपातिक भागीदारी की जरूरत है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो। और ये देश एक
आपका देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर इस धर्म के आधार पर जनगणना कैसे हो रहा है? एक संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि ये देश में कहता है SC ST OBC है, उसके आधार पर जनगणना होनी चाहिए, इस आधार पर क्यों नहीं हुआ? तो एक संविधान विरोधी काम कर रहा है। और जो लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं हो सकता, इसमें मुश्किलें हैं, तो उनसे साफ कहना चाहता हूं कि अगर तुम में मेरिट नहीं है तो तुम रिजाइन दे दो ईमानदारी से। अगर तुम निकम्मे हो, तुमसे नहीं चलता है तो निकल जाओ, हम करा लेंगे जनगणना, हमें आता है कराना, हम सब कुछ कर लेंगे। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आज मैं यहाँ से आपको ये बात कहने आया हूँ कि आज ये शुरुआत है, अगर हमने बिठाया है तो हम हटा भी सकते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे जिस दिन हम एक पलड़े पर जमा हो जाएंगे। तो आज इस पलड़े पर हमें जमा होने की जरूरत है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के न्यायिक अधिकार महासम्मेलन में जितने भी बंधु उपस्थित हैं, मंच के ऊपर, मंच के नीचे, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। अंत में एक लाइन यही कहूंगा कि हमारे जब जब नेता आए तो उस समय एक नारा चलता था, अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, और हमारे नेताओं को अपराधी घोषित कर करके उनको हटाया गया, उनको जेलों में भेजा गया। आज वही लोग फिर ये नारा क्यों भूल गए हैं? आज हमारे जो है सांसद हैं, इन्होंने आवाज उठाई तो इनके साथ क्या हुआ? तो हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, अपने नेताओं को बचाने के लिए इनके पीछे हमें आना पड़ेगा, नहीं तो आपके नेता जेल में जाएंगे और आपको फिर इसी तरह से गुमराह किया जाएगा। आप देख लीजिए आपके नेताओं के साथ क्या हुआ है। तो आप अपने नेताओं के साथ आइए, जो जो आपके लिए काम किया है, माननीय VP सिंह ने काम किया है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया था, जो आपके अर्जुन सिंह जी ने काम किया, आप लोगों ने उनको हटाया और इसका नतीजा क्या हुआ कि आपके हक जो देने वाले थे लोग, उनको हटा दिया गया और आपके हक पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए आप अपने लोगों को पहचानिए कि कौन लोग आपका हक देने वाले हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने समाज से वैसे लोगों को निकालिए जो लोग आपके हकूक की लड़ाई लड़ सके और आपकी बात कर सके। आज संसद में 350 हमारे लोग हैं, जिस दिन अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएं तो वे संसद में अविश्वास ला करके सरकार को बदल सकते हैं या जातिगत जनगणना की बात करके सरकार को दबाव में ला सकते हैं। तो वो नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हम लोग उनके पीछे नहीं है। उनको अपने पीछे जब तक हम ताकत नहीं देंगे वो आपकी बात नहीं कर सकेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी बात इतनी खत्म करता हूं। धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।